हेलो एंड वेलकम टू क्विक स्टडी ऑनलाइन। क्विक स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट जीएस क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट टॉप 10 विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स, जिसमें आपको चैलेंज मिलता है एटलीस्ट 7 क्वेश्चंस का। आगे आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे रेलवे एसएससी, पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, पुलिस, लेखपाल एंड अदर ऑल एग्जाम्स, इन सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से वीडियो में दिखाए गए सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड हैं। मैं आपसे हाईली रिकमेंड करूंगा आप वीडियो को एज ए टेस्ट लीजिए तथा अपना राइट स्कोर भी जरूर रिकॉर्ड कीजिए। ऐसा करने से आपको एक ओवरव्यू मिल सकता है। तो चलिए वीडियो की फटाफट से शुरुआत करते हैं। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने मलेरिया मुक्त भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? इसका सही उत्तर है वर्ष 2030 तक। भारत ने पूरे देश भर से मलेरिया के खात्मे के लिए वर्ष 2030 तक लक्ष्य रखा है। वहीं इंटरनेशनली अगर हम बात कर लेते हैं तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक पहल E2025 पहल की शुरुआत की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था दुनिया भर के लगभग 25 देशों को वर्ष 2025 तक मलेरिया मुक्त घोषित करना। विश्व भर में मलेरिया के प्रति लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए हम हर वर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं। ये मलेरिया क्या है? तो मलेरिया एक मच्छर जनित रोग है जो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है और इसके लिए जो जिम्मेदार परजीवी है उसका नाम है प्लाज्मोडियम। देखिए, WHO के द्वारा अभी हाल ही में चीन को मलेरिया मुक्त भी घोषित किया गया था। वहीं WHO द्वारा ही मालदीव और श्रीलंका को हाल ही में खसरा मुक्त और चेचक मुक्त घोषित कर दिया गया था। बात कर लेते हैं यदि WHO की, तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, और इसके जो प्रमुख है वो टेड्रोस अधानोम है। देखिए, इसकी स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी, इसीलिए हम प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। बात कर लेते हैं अदर ऑप्शंस की, तो वर्ष 2025 तक भारत में टीबी मुक्त भारत का अभियान चला करके और इसका लक्ष्य सेट किया गया है। वर्ष 2022 में भारत के द्वारा चंद्रयान 3 इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। बात कर ले इसरो की, तो इसरो का जो प्रथम यान था यानी कि चंद्रयान प्रथम था, उसकी लॉन्चिंग वर्ष 2008 में की गई थी, दूसरा वर्ष 2019 में, और अब तीसरा वर्ष 2022 में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सड़क संगठन यानी BRO किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? इसका सही उत्तर है रक्षा मंत्रालय के अधीन। देखिए, बात कर लेते हैं BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 7 मई 1960 को किया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके महानिदेशक वर्तमान में राजीव चौधरी हैं। इसका कार्य मुख्य रूप से देश भर की सड़कों का रखरखाव एवं क्रियान्वयन है। मैं आपको एक एडिशनल फैक्ट बता दूं, जब कोरोना का लॉकडाउन लगा था तब अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा पर सुबनसिरी नदी पर इसी BRO के द्वारा एक पुल का निर्माण रिकॉर्ड समय मात्र 27 दिनों में किया गया था। अदर ऑप्शन में बात कर लें तो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, इनके पास अभी हाल ही में पत्रकारिता मंत्रालय भी है, सॉरी पत्रकारिता नहीं, सहकारिता मंत्रालय। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री S जयशंकर, सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय नितिन गडकरी जी के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद को ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही उत्तर है अथर्ववेद। देखिए, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद को ब्रह्म वेद के नाम से तब से जाने जाने लगा जब इस वेद का प्रयोग ब्रह्मा जी के लिए यज्ञ में इस्तेमाल किया जाता था, तब से इसे ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाने लगा। अथर्ववेद का ही एक उपभाग आयुर्वेद है। आयुर्वेद हम सभी लोग जानते हैं। आयुर्वेद में चिकित्सकीय विधियों का उल्लेख किया गया है। बात कर ले यदि अदर ऑप्शंस की,
तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये बात कर लेते हैं वेदों की संख्या मुख्यतः कितनी है। तो वेद कुल 4 हैं और वेदों के संकलनकर्ता महर्षि वेद व्यास कृष्णद्वैपायन जी हैं। वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसके तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ऐसे गायत्री मंत्र के रचयिता महर्षि विश्वामित्र को माना जाता है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में उल्लेखित है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तटरहित यानी सारगैसो सागर किस महासागर में स्थित है? इसका सही उत्तर है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। देखिए, सारगैसो यानी तटरहित सागर, आमतौर पर जितने भी सागर अथवा तालाब या झीलें हैं वो आसपास स्थल पर ही बसी हुई है, लेकिन यह तटरहित है। तटरहित है इसलिए यानी कि ये महासागर में स्थित एक सागर है। देखिए, उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक स्थिर और शांत जल क्षेत्र है और यहाँ पर एक गर्म और एक ठंडी जलधाराएं आकर मिलती हैं और जलधाराओं के मिलने से यहाँ पर मोटी घास की परतों का निर्माण हो जाता है और इन्हीं घासों को पुर्तगाली भाषा में सारगैसुम कहा जाता है और इसी सारगैसम से नाम इसका पड़ जाता है सारगैसो। और तटरहित इसलिए है कि यह महासागर के बीच में स्थित सागर है। तो ऐसे सारगैसो सागर था, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। एडिशनल फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए, पूरी तरह से अटलांटिक महासागर को पूर्व में अंध महासागर भी कहा जाता था। यही एक ऐसा महासागर है जो अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार जैसा है। बात करें यदि प्रशांत महासागर की, तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर एवं गहरा महासागर प्रशांत महासागर ही है और इसी प्रशांत महासागर में विश्व का सबसे न्यूनतम बिंदु मैरियाना ट्रेंच, आप जानते हैं 11033 मीटर इसकी गहराई है, इसी में स्थित है। रिंग ऑफ फायर का नाम आप सुने होंगे, जो महासागर प्रशांत में ही स्थित है। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नामकरण किसी देश के आधार पर किया गया है और देश है अपना देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का सबसे लंबा सत्र कौन सा होता है? तो इसका सही उत्तर है बजट सत्र। देखिए, आमतौर पर संसद में 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र, ये इसकी शुरुआत फरवरी से मई तक होती है या फिर इसका ड्यूरेशन फरवरी से मई के बीच होता है। दूसरा, मानसून सत्र, ये जुलाई से सितंबर के बीच आयोजित किया जाता है और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर के बीच आयोजित किया जाता है। बजट सत्र लंबा इसलिए होता है क्योंकि इसमें बजट से संबंधित तमाम पहलुओं पर विचार और बहस करने होते हैं। आमतौर पर 2 सत्रों के बीच में अधिकतम 6 माह का समय हो सकता है और एक साल में कम से कम 3 सत्र आयोजित करने होते हैं। अब बात कर लेते हैं बजट की। तो देखिए, वास्तव में बजट एक संवैधानिक शब्द नहीं है। ये संविधान में अनुच्छेद 112 में उल्लिखित वार्षिक वित्तीय विवरण के स्थान पर बजट का प्रयोग किया जाता है। बजट शब्द की उत्पत्ति वास्तव में जो भी कागजात थे उसको चमड़े के बैग में रख के लाने से हुई थी, तो उस बैग से ही बजट शब्द की उत्पत्ति हो जाती है। अदर ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। तो संसद में जो भी संयुक्त अधिवेशन होता है उसका उल्लेख अनुच्छेद 108 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका में। देखिए, वर्ष 2007 में पहला आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप दक्षिण अफ्रीका में ही आयोजित किया गया था और प्रथम विजेता के रूप में अपना देश भारत उभर करके सामने आया था। आईसीसी T20 क्रिकेट में सबसे सफल टीम की बात कर लेते हैं तो ये वेस्ट इंडीज है। अब तक 2 बार ये खिताब जीत चुकी है, एक 2012 में और एक 2016 में। अभी हाल ही में ओमान और यूएई में पिछली बार यानी कि 7वां आईसीसी T20 क्रिकेट आयोजित किया गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हरा करके यह खिताब अपने नाम किया है। अब बात कर लेते हैं आईसीसी की। अब बात कर लेते हैं आईसीसी की। तो आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 1909 में की गई थी। हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है और इसके जो प्रमुख हैं वो हैं
ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड से हैं। अभी हाल ही में आईसीसी में मेंस क्रिकेट कमेटी के अध्यक्ष सौरभ गांगुली बनाए गए हैं। भारत में जो भी क्रिकेट को रेगुलेट करता है उसका नाम है बीसीसीआई। बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, यानी बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। इसकी स्थापना की अगर बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में कुबत उल इस्लाम जो कि एक मस्जिद है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्मित यह भारत में पहली तुर्क मस्जिद थी। इसने अलग और भी वास्तुकला का परिचय दिया। जैसे 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान में इसने बनवाया था। कुतुब मीनार की नींव इसी ने रखी थी। देखिए, कुतुब मीनार के बारे में एक एडिशनल फैक्ट यह है, कुतुब मीनार की नींव तो इसने रखी थी और इसे पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। जब इसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी तो एक प्रश्न तो यही है कि कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसके नाम पर करवाया था। तो ऐसा मालूम चलता है कि इसने अपने नाम पर ही करवाया था, पर ऐसा नहीं था। इसने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुब बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था और इसका निर्माण कार्य पूर्ण किया इल्तुतमिश ने। जब वो पूर्ण किया तो उस समय इसकी ऊंचाई 225 फीट थी और उसमें 4 मंजिलें हुआ करती थी। कुछ समय बाद प्राकृतिक आपदा यानी बिजली गिरने से उसकी एक मंजिल गिर गई। आगे जब समय आता है फिरोज शाह तुगलक का, तो इसने 2 मंजिलें इस पर और बनवा दी। तो इस तरह आज वर्तमान में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई नींव यानी कुतुब मीनार की ऊंचाई कुल 237 फीट है और मंजिलों की संख्या कुल 5 है। अदर ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो इल्तुतमिश, अभी हमने आपको बताया कि इसने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा किया था। इल्तुतमिश ने चांदी का टका एवं तांबे का जीतल नामक 2 सिक्के भी चलाए थे। इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चिहलगानी का निर्माण इसी ने करवाया था। ये तुर्कान ए चिहलगानी एक 40 गुलाम सरदारों का एक दल हुआ करता था जो सुल्तान की सहायता के लिए निर्मित किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। इसने भारत के इतिहास में अमूलचूल परिवर्तन भी किए थे, जैसे मूल्य बाजार नियंत्रण प्रणाली, घोड़ों की हुलिया लिखने की प्रणाली, घोड़ों को दागने की प्रणाली और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रणाली, सैनिकों को नियमित वेतन देने की प्रणाली, गढ़ी कर, चराई कर इसने लागू किया था। और वास्तुकला के क्षेत्र में भी इसने बहुत सारे कार्य किए थे, जैसे सीरी का किला, हजार खंबा महल इसी ने बनवाया था। बलबन की बात कर लेते हैं। देखिए, बलबन ने नवरोज प्रथा की शुरुआत की थी। सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत भी इसी ने किया था। वास्तव में बलबन एक बहुत ही क्रूर और निर्दयी शासक था। इसने अपने लेखों में यह भी बताया है कि गरीबों को जब यह देखता था तो न चाहते हुए भी इसके हाथ तलवार तक पहुंच जाते थे। सोचिए कैसा राजा था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1956 में हिंदुस्तान इस्पात संयंत्र जो कि दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्थित है, किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? इसका सही उत्तर है ब्रिटेन के द्वारा। देखिए, चलते हैं वहां जब देश में द्वितीय पंचवर्षीय योजना चल रही थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत वर्ष 1956 से 61 के बीच थी और जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी तो इस योजना में सरकार का मुख्य ध्यान देश के औद्योगिक विकास की तरफ था। और देश भर में तमाम संयंत्र स्थापित किए जा रहे थे। तो देखिए, 1955 में, 1956 में और 1959 में ये 3 इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। तो 1955 में रूस की सहायता से भिलाई इस्पात संयंत्र जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है, इसकी स्थापना की गई थी, भिलाई स्टील प्लांट। और 1956 में हिंदुस्तान इस्पात संयंत्र दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से। वहीं 1959 में जर्मनी की सहायता से राउरकेला स्टील प्लांट जो कि उड़ीसा में पड़ता है, स्थापित किया गया था।
तो इस तरह से विभिन्न देशों की सहायता से भारत में तमाम स्टील प्लांट स्थापित किए गए। एक और स्टील प्लांट 1964 में स्थापित किया गया था, जो कि बोकारो झारखंड में है, और ये भी रूस की सहायता से ही स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ओडिशा में। अन्य ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो देखिए, कांडला बंदरगाह ये गुजरात में स्थित है। आपको इसके इतिहास के बारे में बता दूं, स्वतंत्रता प्राप्ति यानी देश के बंटवारे से पहले पाकिस्तान क्षेत्र में एक ग्वादर पोर्ट है। ग्वादर पोर्ट ही पश्चिमी क्षेत्रों में अंग्रेजों के लिए व्यापार के सभी माध्यमों के लिए यूज किया जाता था। लेकिन जब देश का बंटवारा हो गया तो इसी ग्वादर पोर्ट यानी ग्वादर बंदरगाह के विकल्प के रूप में कांडला बंदरगाह का निर्माण गुजरात में किया गया, और इसका नाम अभी हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है अफ्रीका को। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप का अधिकतम क्षेत्र पठारों से है, इसलिए इसे पठारी महाद्वीप भी कहा जाता है। इसका एक और उपनाम भी है, अफ्रीका महाद्वीप का उपनाम अंध महाद्वीप भी है। अदर ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया कहा जाता है, वहीं दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का देश कहा जाता है। एशिया की बात कर लें तो एशिया को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि विश्व की लगभग सभी सभ्यताएं यहीं से उत्पन्न हुई हैं, पैदा हुई हैं। इसीलिए तो एशिया का एक नाम सभ्यताओं का पालना भी है, अर्थात एशिया को सभ्यताओं का पालना भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को हम सभी लोग जानते हैं प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, और ऐसा इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया का अधिकतम क्षेत्र मरुस्थलीय क्षेत्र है। बात कर लें यदि ऑस्ट्रेलिया के नीचे अंटार्कटिका की, तो इसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि इस पर वर्ष भर बर्फ जमी रहती है ध्रुवों के नजदीक होने के कारण। यूरोप महाद्वीप को महाद्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका अधिकतम क्षेत्र जल से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, तो ये थे हम लोगों के आज के मोस्ट टॉप 10 जीएस क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ऐसा करने से हम लोगों की फैमिली और बड़ी हो सकती है। और एक चीज मैं हाईली आपसे बोलना चाहूंगा कि आपके जो भी सजेशंस एंड क्वेरीज एंड जो भी क्वेश्चंस हैं, मैं आपको उसे हम्बली इनवाइट करता हूं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। मैंने आपसे जो कल क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब है नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है अरविंद पनगड़िया। देखिए, बात कर लें यदि हम नीति आयोग की, तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि नीति आयोग किसके स्थान पर आया था। तो प्रथम पंडित जवाहरलाल प्रथम प्रधानमंत्री के द्वारा ये वर्ष 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था, और योजना आयोग को अगस्त 2014 में पीएम मोदी सरकार के द्वारा रद्द कर दिया गया, और 1 जनवरी 2015 को इसी योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो हमने आपको बता दिया इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। वर्तमान में जो भी प्रधानमंत्री होते हैं वही इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो इस प्रकार पीएम मोदी इसके पहले और वर्तमान अध्यक्ष भी यही है। पहले उपाध्यक्ष हमने आपको बताया अरविंद पनगड़िया, वर्तमान में उपाध्यक्ष राजीव कुमार है। सीईओ की बात कर लेते हैं तो वर्तमान में इसके सीईओ अमिताभ कांत है, और पहले सीईओ सिंधु खुल्लर थे। नीति आयोग पूरे देश भर में रख रखाव और देश की विभिन्न कार्यान्वयनों पर ध्यान रखता है। जैसे अभी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी गरीबी सूचकांक के तहत सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य बिहार था। वहीं इसी सूची में सबसे अच्छा प्रदर्शन केरल का था। नीति आयोग द्वारा अभी हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक न्याय दिलाने वाला राज्य मध्य प्रदेश था। हालांकि इसी नीति आयोग द्वारा जारी
एक रिपोर्ट के अनुसार आत्महत्या करने के मामले में भी महाराष्ट्र ही शीर्ष पर था। सर्वाधिक आत्महत्या करने वाले लोग महाराष्ट्र में ही हैं। नीति आयोग ने अभी हाल ही में जीरो अभियान की शुरुआत की थी। तो ये थे हमारे कल के जवाब। अब आज के लिए आपका जो प्रश्न है, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, उपसौर की घटना कब घटित होती है? जो भी इसका उत्तर होगा आप उत्तर विस्तार से देने का प्रयास कीजिएगा। मित्रों, एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, वीडियो में थोड़ी बहुत हेजिटेशन हो रही है, आने वाले समय में 1, 2, 3 एपिसोड में वो सही हो जाएगी। और देखिए, आपको सपोर्ट तो करना है, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट को तो मैं एक कदम भी चलने में मुश्किल ही समझता हूँ। तो देखिए, ये चैनल आपका है और आप और हम मिलकर और सफलता के रास्ते को तय करते हैं। तो इसलिए आपका सपोर्ट और प्यार हमेशा ज़रूरी है। तो बस आज के लिए इतना ही। आपका धन्यवाद।